चलिए शुरुआत करेंगे एनबीए सुपरफास्ट की। ईमानदार टैक्स पेयर्स को प्रोत्साहन और कर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नए खास प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इस प्लेटफॉर्म का नाम ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट दिया गया है। आज इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि ये प्लेटफॉर्म 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की शुरुआत है, जिसमें फेसलेस असेसमेंट, अपील और टैक्स पेयर्स चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म हैं। बता दें कि इस नए टैक्स प्लेटफॉर्म के तहत करदाताओं को फेसलेस असेसमेंट, टैक्स पेयर्स चार्टर और फेसलेस अपील की सुविधा मिलेगी और साथ ही अब टैक्स देने में आसानी होगी। तकनीक की सहायता से लोगों पर भरोसा जताया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि अब जान पहचान का मौका खत्म हो गया है। ट्रांसफर पोस्टिंग के मसलों से राहत मिलेगी और वहीं टैक्स से जुड़े मामलों की जांच और अपील दोनों ही फेसलेस होंगी। अब आयकर विभाग को टैक्स पेयर का सम्मान रखना जरूरी होगा और पीएम ने यह भी कहा कि टैक्स पेयर्स के योगदान से ही देश चलता है और उसे तरक्की का मौका मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि आज देश में रिफॉर्म लगातार किया जा रहा है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में देश आगे बढ़ रहा है। कोरोना संकट में भी देश में रिकॉर्ड एफडीआई का आना इसी का उदाहरण है। पीएम ने यह भी कहा कि देश के साथ छल करने वाले कुछ लोगों की पहचान के लिए बहुत लोगों को परेशानी से गुजरना पड़ा। ऐसे 60 गांठ की व्यवस्था बन गई और इसी चक्कर के कारण ब्लैक व्हाइट का उद्योग बढ़ा। दिल्ली एनसीआर में अचानक मौसम के करवट लेने के बाद रात भर मूसलाधार बारिश हुई और इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन दिल्ली की सड़कें दरिया बन गई। कई जगहों पर पानी भर गया, जिसके कारण लोगों को लंबे जाम की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और फिलहाल दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला भी जारी है। कई जगहों पर बारिश के बाद जल जमाव हुआ है। जल जमाव के बाद कई जगहों पर ट्रैफिक की रफ्तार थम गई है और नॉर्थ दिल्ली के जखीरा अंडरपास में तो जल भराव से कार ही डूब गई और कार वाला डूबने से बाल बाल बच गया और समय रहते पानी के अंदर कार में फंसे व्यक्ति को लोगों ने बचा लिया। रात भर हुई भारी बारिश के बाद सुबह जखीरा अंडरपास के नीचे काफ़ी पानी जमा हो गया था, जिसमें एक डीटीसी की बस, ऑटो, ट्रैक्टर और कार जल भराव के बीच ही फंस गए और कार और ऑटो को तो लोगों ने निकाल दिया, जबकि बस घंटों तक वहीं पर फंसी रही। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिन दिल्ली और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया है और अगले कुछ घंटों में दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, रोहतक, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद, पलवल, पानीपत और करनाल के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम तीव्रता वाली बारिश हो सकती है। और बता दें कि इन इलाकों में अभी भी बारिश का दौर जारी। दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में बारिश इतनी मूसलाधार हुई है कि विजिबिलिटी बेहद कम हो गई और बारिश से जगह जगह जल जमाव भी हो गया और दिल्ली में बदले मौसम के साथ धीरे धीरे सड़कों पर पानी भर रहा है और बारिश ऐसे ही जारी रही तो दिल्ली वालों के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महेंद्र नृत्य गोपाल दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नृत्य गोपाल दास को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसके बाद उनका कोरोना टेस्ट करवाया गया और उन्हें ऑक्सीजन भी लगाई गई। नृत्य गोपाल दास इस समय मथुरा में हैं और आगरा के सीएमओ और तमाम डॉक्टर्स नृत्य गोपाल दास के इलाज के लिए पहुंचे। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महेंद्र नृत्य गोपाल दास, उनके समर्थकों और मथुरा के जिलाधिकारी से बातचीत की है। इसके साथ ही सीएम योगी ने मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर नरेश त्रेहान से बात की और महेंद्र नृत्य गोपाल दास को गुरुग्राम स्थित मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। और गौरतलब है कि नृत्य गोपाल दास हर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान मथुरा आते हैं और मथुरा यात्रा के दौरान उनकी अचानक से तबीयत बिगड़ गई है, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इसके बाद उनका कोरोना टेस्ट किया गया, उनका कोरोना टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आया है। और गौरतलब है कि पिछले दिनों ही अयोध्या में रामलला के 2 पुजारी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसके अलावा कई पुलिसकर्मी भी वहां पर पॉजिटिव मिले थे। कोरोना संकट को देखते हुए राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन के कार्यक्रम में खास इंतजाम किए गए थे। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया गया।
देश भर में कोरोना का कहर जारी है। देश में कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा 24 लाख के करीब पहुंच गया है और पिछले 24 घंटे में करीब 67,000 नए मामले सामने आए हैं और 942 लोगों की मौत हो गई है। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी अपडेट के मुताबिक कुल मरीजों की संख्या 23,96,637 है। कोरोना से अब तक 47,033 लोगों की मौत भी हो चुकी है और कोरोना से अब तक 16,95,982 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस की संख्या 6,53,622 है। आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना की औसत रिकवरी दर 70% से ज़्यादा हो गई है और इसके साथ ही देश भर में एक दिन में सबसे ज़्यादा 7,33,449 टेस्ट किए गए। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र पुलिस की ओर से 381 जवान कोरोना संक्रमित पाए जाने की पुष्टि की गई है और 3 जवानों की मौत भी दर्ज की गई है। राज्य में अब तक 124 पुलिसकर्मियों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र पुलिस के अनुसार राज्य में अब तक 11,773 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 9,416 जवान अब तक स्वस्थ भी हो चुके हैं, जबकि 2,233 का कोविड अस्पताल में इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बीते 24 घंटे में यहां पर कोरोना के 12,712 नए मामले सामने आए हैं। 3,408 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से घर भेज दिया गया है और स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 5,48,313 तक पहुंच चुका है। अब तक 18,650 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। राज्य में 1,47,513 मरीज सक्रिय हैं, जिनका कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। उस पर प्रमुख मायावती ने वाराणसी में 32 स्वास्थ्य केंद्र प्रभारियों के इस्तीफे पर प्रदेश सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि समुचित सुविधाओं के अभाव में जान जोखिम में डालकर कोरोना पीड़ितों की सेवा में लगे डॉक्टरों पर सरकारी दबाव और धमकी से स्थिति बिगड़ रही है। उन्होंने कहा है कि वाराणसी में 32 स्वास्थ्य केंद्र प्रभारियों का सामूहिक इस्तीफा इसी का नतीजा है। उन्होंने सरकार से बिना भेदभाव के और पूरी सुविधा देकर उनसे सेवा ले तो बेहतर होगा, ऐसा कहा है। मायावती ने ट्वीट करके लिखा है कि कोरोना केंद्रों और निजी अस्पतालों में भी कोरोना स्वास्थ्य कर्मियों की स्थिति काफ़ी खराब है। इस कारण उन्हें आत्महत्या का प्रयास करने तक को मजबूर होना पड़ रहा है। यह अति दुखद है। सरकार व्यवहारिक नीति बनाकर और समुचित संसाधन देकर सही से उस पर अमल करे और बीएसपी की यही मांग है। राजस्थान का सियासी दंगल लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी बयानबाजी और वार पलटवार का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को कई ट्वीट किए। अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर चुनी हुई सरकारों को गिराने की साजिश का आरोप लगाया। अशोक गहलोत ने लिखा कि कांग्रेस की लड़ाई तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में डेमोक्रेसी को बचाने की है और पिछले 1 महीने में कांग्रेस पार्टी में आपस में जो भी नाइत्तेफाकी हुई है उसे देश के हित में, प्रदेश के हित में, प्रदेशवासियों के हित में और लोकतंत्र के हित में हमें फॉरगेट एंड फॉरगिव, आपस में भूलो और माफ करो और आगे बढ़ो की भावना के साथ डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई में लगना। इसी के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि मैं उम्मीद करता हूं कि फॉरगेट एंड फॉरगिव की भावना के साथ सिर्फ डेमोक्रेसी हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए और देश में एक के बाद एक चुनी हुई सरकारों को तोड़ने की जो साजिश चल रही है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में सरकारें जिस तरह टॉपल की जा रही हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जुडिशरी का जो दुरुपयोग हो रहा है, ये डेमोक्रेसी को कमजोर करने का बहुत खतरनाक खेल है। गौरतलब है कि सचिन पायलट की वापसी के बाद से ही अशोक गहलोत लगातार कह रहे हैं कि पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना है और सभी को साथ लेकर चलना है। सचिन पायलट जयपुर पहुंच गए हैं। हालांकि अभी तक दोनों गुटों में किसी भी तरह की मुलाकात नहीं हुई है। शुक्रवार से राजस्थान में विधानसभा सत्र की शुरुआत होनी है। ऐसे में दोनों गुट किस तरह से साथ आते हैं और आगे की रणनीति क्या होती है, उस पर हर किसी की निगाहें हैं। सचिन पायलट करीब 1 महीने तक खफा रहे और अंत में केंद्रीय नेतृत्व से बात कर अपनी बातें रखकर पार्टी में वापस आए। प्रशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच के लिए परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है और इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट भी
अपना फैसला दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले सुशांत सिंह की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने एक वीडियो जारी कर फ्रांसिस से अपील की है कि वो सीबीआई जांच की मांग करें। उन्होंने कहा है कि सभी को एक साथ आगे आना होगा और सीबीआई जांच की मांग के लिए आवाज उठाई जानी चाहिए। श्वेता ने वीडियो जारी कर ये कहा है कि यह समय है जब सच्चाई की जीत हो और हमें न्याय मिले। कृपया हमारे परिवार की मदद करें इस बात को सबके सामने लाने में कि आखिर मौत के पीछे की असली वजह क्या थी। यदि हमें न्याय नहीं मिला तो हमारा परिवार कभी शांति से नहीं रह पाएगा और सुशांत सिंह राजपूत मामले की सीबीआई जांच के लिए अपनी आवाज उठाइए और न्याय की मांग कीजिए। मंगलवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले श्वेता ने सोशल मीडिया के जरिए फ्रांसिस से खासी अपील की थी और उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक मोटिवेशनल तस्वीर शेयर की थी। इस तस्वीर में लिखा है, प्रार्थना शक्तिशाली है। और इस तस्वीर को शेयर करते हुए श्वेता सिंह ने लिखा कि मैं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के सकारात्मक परिणाम के लिए प्रार्थना करती हूँ। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के स्वदेशी वाले बयान पर कहा कि भागवत जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का मतलब ये नहीं है कि हम अपने वैश्विक संबंधों को अथवा व्यापारिक रिश्तों को समाप्त कर लेंगे। 1907 में हमारी स्वदेशी की जो अवधारणा थी वही आज भी है। सिन्हा ने कहा कि आज स्थिति में इस देश को अधिकतम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है, लेकिन स्वदेशी अवधारणा का अर्थ ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि भारत वैश्विक दुनिया से कट जाएगा। प्रधानमंत्री ने लोकल से वोकल का नारा दिया है और उसके पीछे अवधारणा ये है कि हम अपने संसाधनों का उपयोग करें और अपने को आत्मनिर्भर बनाएं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि वैश्विक बाजार से हम कट जाएं। आत्मनिर्भरता के साथ साथ वैश्विक भागीदारी ही स्वदेशी। बीजेपी सांसद ने यह कहा कि सालों से सुई से लेकर के जहाज तक के मामले में हम दूसरों पर आश्रित रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि हमारे पास जो संसाधन है उसका उपयोग करके भारत को अधिकतम आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत और संघ के विचारों में कोई भी विरोधाभास नहीं है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अपने विचारों को गिरगिट की तरह बदलती है। आम आदमी पार्टी ने अपने एक पूर्व विधायक को धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। पार्टी ने दिल्ली के राजौरी गार्डन से पूर्व विधायक जर्नैल सिंह के फेसबुक पोस्ट के मुद्दे पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया है। जर्नैल सिंह के आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से हिंदू देवियों को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद बुधवार 12 अगस्त को पार्टी ने यह कदम उठाया। आम आदमी पार्टी की ओर से जारी बयान में बताया गया कि पार्टी की राजनीतिक मामलों की कमेटी की बैठक में जर्नैल सिंह के खिलाफ ये कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। पार्टी ने हिंदू देवियों के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप में जर्नैल के खिलाफ कार्रवाई की है। केरल में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राजमाला में भूस्खलन वाली जगह का दौरा किया है। इडुक्की जिले के राजमाला में पिछले हफ्ते शुक्रवार को भूस्खलन हुआ था। इस हादसे में अब तक 55 लोगों की जान जा चुकी है। यूपी के लखनऊ में राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवार जयप्रकाश निषाद ने अपना नामांकन दाखिल किया है और इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। बता दें कि बसपा छोड़कर कुछ साल पहले भाजपा का दामन थामने वाले जयप्रकाश निषाद को बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है और समाजवादी पार्टी के सांसद बेनी प्रसाद वर्मा के निधन से खाली हुई राज्यसभा सीट पर 24 अगस्त को चुनाव होना है। मल्लाह समुदाय से आने वाले जयप्रकाश निषाद 2012 में चौरी चौरा सीट से बहुजन समाज पार्टी के विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन कुछ साल पहले ही उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था और अब अगर वो राज्यसभा सांसद बनते हैं तो उनका कार्यकाल 5 मई 2022 तक रहेगा। मौजूदा वक्त में निषाद भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष हैं और उनका कार्यक्षेत्र सीएम योगी का गृह क्षेत्र गोरखपुर है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने कोविड के लिए दूसरी किस्त में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को 890 करोड़ दिए। जो 890 करोड़ का वित्तीय पैकेज दिया गया है उसमें बिहार क्यों छूटा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 10 राज्यों की बैठक बुलाते हैं, यानी वो मान रहे हैं कि बिहार में कोरोना तेजी से फैल रहा है। केंद्र सरकार ये जानते हुए बैठक कर रही है कि बिहार हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, लेकिन पैसे देने के मामले में बिहार के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है।
तमिलनाडु के चेन्नई के राजीव गांधी जनरल अस्पताल में आज 2 महिला पुलिसकर्मियों समेत कुल 40 पुलिसकर्मियों ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। अब तक 1920 पुलिसकर्मी कोरोना वायरस संक्रमित हुए हैं। इनमें से 1549 कोरोना से ठीक भी हुए हैं और उनमें से ज्यादातर ने प्लाज्मा डोनेट करने की इच्छा जताई। पंजाब में नशे को खत्म करने के लिए शुरू की गई मुहिम के तहत कुराली पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली है जब चेकिंग के दौरान पुलिस ने 3 नशा तस्करों को नशे समेत गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पकड़े गए आरोपियों से 25 ग्राम नशीला पाउडर और 200 के करीब डर्माडोल के कैप्सूल और 12 के करीब नशीले इंजेक्शन भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आरोपियों को 2 दिनों के रिमांड पर भेज दिया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले मझाण गांव में मोबाइल का नेटवर्क नहीं आ रहा है। ऐसे में गांव के करीब 110 बच्चों को मोबाइल में नेटवर्क तलाश करने के लिए 4 से 5 किलोमीटर दूर पैदल चलना पड़ रहा है। मोबाइल नेटवर्क के लिए एक खतरनाक पहाड़ी पर बैठकर बच्चे पढ़ते हैं, जहां से हर समय बच्चों के गिरने की संभावना रहती है। अभिभावकों का कहना है कि अगर बच्चों के साथ किसी भी तरह का हादसा होता है तो इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार होगी। गांव में नेटवर्क टावर लगाने के लिए कई बार सरकार और स्थानीय प्रशासन से कहा गया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। राजस्थान में चले सियासी घमासान के लगभग 1 महीने के बाद विधायक खुशवीर सिंह जोजावर अपने क्षेत्र में लौटे हैं और इस दौरान विधायक समर्थकों ने जगह जगह पर स्वागत किया है। लेकिन इस दौरान विधायक के समर्थकों ने न तो मास्क पहना था और न ही किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पर पालन किया गया। इस दौरान विधायक ने कहा कि जनता ने उन्हें निर्दलीय रूप में चुनाव जिताया है और इसलिए जनता के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। हरियाणा के चरखी दादरी में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां चल रही हैं। इसके चलते बलिदान स्टेडियम में 15 अगस्त के कार्यक्रम के लिए फाइनल रिहर्सल का आयोजन भी किया गया। इस दौरान पुलिस टुकड़ी, होमगार्ड भी इसमें मौजूद रहे और कोरोना के चलते 15 अगस्त का कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर मनाया जाएगा। कोरोना संक्रमण के चलते उद्योग धंधे और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां बंद हो जाने से दिहाड़ी मजदूरों के परिवारों पर रोजी रोटी का संकट बढ़ गया है। इसी बीच सभी मजदूरों ने जिला कलेक्टर के शर्मा को अपनी मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि पिछले करीब 4 महीने से उन्हें पर्याप्त मात्रा में रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसके चलते उनके परिवार पर भूखे मरने की नौबत आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश व्यापी धरने प्रदर्शन के आह्वान के बाद फतेहाबाद में भी कांग्रेसियों ने लघु सचिवालय के बाहर बीजेपी और जेजेपी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। राज्यपाल के नाम एडीसी को ज्ञापन सौंपा। फतेहाबाद के लघु सचिवालय के बाहर यह प्रदर्शन 2 घंटे तक चला। प्रदर्शनकारियों ने धान घोटाला और शराब घोटाले की जांच सिटिंग जज से करवाने की मांग की है। इस दौरान पूर्व कृषि मंत्री सरदार परमवीर सिंह ने यह कहा है कि बीजेपी जेजेपी सरकार में लगातार घोटाले हो रहे हैं, इनकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। केरल के कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने 45 लाख रुपए का सोना पकड़ा है और ये सोना दुबई से लौट रहे 2 यात्रियों के पास से पकड़ा गया है। ये दोनों यात्री सोने को छाते के अंदर बाल पेन और जींस के बटन की जगह पर छिपा करके लाए थे। इस सोने की कीमत 45 लाख रुपए बताई जा रही है और कस्टम अधिकारियों ने दोनों आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की जाँच की जा रही है। गुजरात के राजकोट जिले में पिछले 24 घंटों से मूसलाधार बारिश जारी है और वहीं राजकोट के घोटल में बुधवार 8 घंटे में ही 4 इंच बारिश वहां पर हुई और जिससे शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए। उमवाड़ा अंडर ब्रिज में अचानक से पानी तेजी से बढ़ने के चलते एक एसटी बस उसमें फंस गई और हालांकि स्थानीय लोगों ने सभी यात्रियों को एक एक कर खिड़कियों से बाहर निकाल लिया है। जानकारी के मुताबिक बस में करीब 15 लोग सवार थे और इसके बाद जेसीबी मशीन से बस को बाहर निकाला गया। असम के गुवाहाटी में स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कई तैयारियां वहां पर पूरी की जा रही हैं और वहीं गुवाहाटी के पुलिस कमिश्नर का यह कहना है कि हमने पूरे शहर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। हमने सभी पुलिस स्टेशन और पुलिस पेट्रोलिंग को अलर्ट कर दिया है और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जो ठीक होकर के वापस ड्यूटी कर रहे हैं।
सीएम नीतीश कुमार के उद्घाटन के कुछ देर बाद बिहार के गोपालगंज का बंगरा घाट महासेतु पुल का अप्रोच पथ टूट गया। इसको लेकर के बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार ने सालों से 509 करोड़ की लागत से बन रहे बंगरा घाट पुल का अभी आनन फानन में उद्घाटन कर दिया है, लेकिन पुल की अप्रोच पथ टूट गई है। टूटे हुए पुलों, पथों और बांधों के उद्घाटन की इन्हें इतनी जल्दी क्यों है? उद्घाटन से पहले ही पथ टूटना इनके काले भ्रष्टाचार की पोल खुल रहा है। और इस कड़ी में जेडीयू नेता अजय आलोक ने प्रतिक्रिया देते हुए निशाना साधा है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2020 को इस साल नवंबर के आखिरी सप्ताह में तय कार्यक्रम के मुताबिक आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के जारी किए गए सभी एसओपी और दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। सोशल मीडिया पर कमला हैरिस और सोनिया गांधी की तुलना होने लगी है। दरअसल कमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिकी हैं। उनकी मां तमिलनाडु की थी। जब वो अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बन गई हैं तो भारत में चर्चा लाजमी है। लेकिन भारत में सोशल मीडिया पर लोग कमला हैरिस की तुलना सोनिया गांधी से करने लगे हैं। बीजेपी नेता राम माधव ने कमला की कामयाबी की चर्चा अपने ट्विटर अकाउंट पर की तो मिनट भी न लगे लोग उन्हें ट्विटर पर याद दिलाने लगे कि आपकी पार्टी तो सोनिया गांधी का उनके विदेशी मूल को लेकर के विरोध करती है, आप कमला हैरिस की तारीफ कर रहे हैं, ये कैसा दोहरापन है। दरअसल राम माधव ने कमला हैरिस पर ट्वीट करते हुए लिखा कि पहली भारतीय और एशियाई महिला जो अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद के लिए आधिकारिक तौर पर उम्मीदवार घोषित हुई है। उनके इस ट्वीट पर प्रतिक्रियाओं की बरसात हो गई और एक यूजर ने कहा कि कमला हैरिस भारतीय कैसे हैं? जब आप जैसे लोगों के लिए सोनिया गांधी भारतीय नहीं हैं तो कमला हैरिस जिनके पिता जमैकन हैं भारतीय कैसे हो गए? सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ईडी की जांच में कई अहम खुलासे हो रहे हैं। अब तक हुई जांच के दौरान जहां सुशांत के खातों में करोड़ों रुपए अभी भी होने का पता चला है तो सुशांत सिंह के बैंक खाते से जुड़ी कुछ डिटेल्स भी सामने आई हैं। उन्होंने एक हफ्ते में करीब 28 लाख रुपए खर्च किए थे। इसके हिसाब से उन्होंने करीब औसत 4 लाख रुपए खर्च किए प्रतिदिन और ये खर्च 13 से 21 नवंबर के बीच हुआ है। इसमें जानकारी में सामने आया कि सुशांत ने एक ही दिन में करीब 7 लाख रुपए भी निकाल लिए थे और सुशांत ने 5 लाख रुपए चेक के जरिए निकाले थे, वहीं 2 लाख रुपए एटीएम के जरिए निकाले गए। उन्होंने बैंक एटीएम से 20-20 हजार रुपए करके निकाले थे। सूत्रों ने बताया है कि ईडी को अब तक की जांच के दौरान ये पता नहीं चला कि उनके एक बैंक खाते से अभी भी एक ऐसे फ्लैट की मासिक किश्तें भरी जा रही हैं जिसमें उनकी एक पूर्व गर्लफ्रेंड रहती है। सूत्रों ने बताया है कि पूछताछ के दौरान ईडी के सामने पेश हुए एक आरोपी ने कहा कि सुशांत अपनी पहले की गर्लफ्रेंड पर भी पैसा खर्च कर रहे थे और ये भी देख लिया जाए कि उनका एक दिन का खर्च कितना था। हरियाणा के करनाल में कोविड-19 मरीजों के लिए एक अच्छी खबर है। सिटी के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा बैंक खुला है। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने मेडिकल कॉलेज जाकर के प्लाज्मा बैंक की ओपनिंग की थी और प्लाज्मा दान करने वाले श्रवण बटला को स्मृति चिन्ह के साथ सम्मानित भी किया गया है। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर जगदीश दुरेजा ने बताया है कि ऐसे कोविड मरीज जिन्हें ठीक हुए 2 सप्ताह हो गए हों और उनमें एंटीबॉडी मौजूद हो, उनका ब्लड लेकर के उसमें से प्लाज्मा सेपरेट करें। यूपी के झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र की देवरी चौकी इंचार्ज एसआई समेत 2 सिपाहियों ने भाई भाई की लड़ाई में पिता पुत्र के साथ जमकर मारपीट की और बीच बचाव में दादी का भी हाथ टूट गया, जिसको लेकर के ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी, जिलाधिकारी कार्यालय और क्षेत्राधिकारी कार्यालय के बाहर हंगामा किया। वातावरण को नियंत्रण में रखने के लिए तमाम तरह के जीव जंतुओं को अपना एक अहम रोल होता है, जिस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे वातावरण के दुश्मन और इन जीव जंतुओं के दुश्मन हैं। ऐसे ही एक मामला अमेठी के जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत भी सामने आया है, जहां पर एक कछुआ तस्कर कछुओं को पिकअप पर लादकर तस्करी के लिए ले जा रहे थे। तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के केस में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जांच की मांग तेज हो गई है और बहन ने सीबीआई जांच के लिए मुहिम शुरू की है तो सियासत भी शुरू हो गई है। इस केस को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना आमने सामने हैं और एक दूसरे पर सियासी बाण चल रहे हैं। शिवसेना नेता संजय राउत के बयान पर तंज कसते हुए बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, संजय राउत जी बड़ी देर कर दी हुजूर, न्याय देते देते अब आप कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का परिवार शांत रहे तो न्याय मिलेगा। सुशांत केस में जिससे सीबीआई जांच को लेकर के तकरार है, सुशांत के परिवार वाले चाहते हैं कि यह जांच होनी चाहिए। सुशांत की बहन श्वेता ने एक वीडियो जारी कर भावुक अपील की है कि इंसाफ के लिए ऐसा करना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में कल रात भारी बारिश के बाद मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से घाट के किनारे कई दुकानें पानी में डूब गई। पुलिस ने लोगों को नदी के पास न आने के लिए अलर्ट जारी किया है। एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि रामघाट की करीब 100 से 150 दुकानें मंदाकिनी नदी में डूब गई। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। यह हमला तब हुआ है जब पुलिस दबिश देने के लिए गई थी और पुलिस एक आरोपी को पकड़ने के लिए गई थी। हमले में एक सिपाही और एक दरोगा भी घायल हो गए। ग्रामीण दरोगा की पिस्टल छीन करके फरार हो गए और यह घटना कड़ाधाम के कछुआ गांव की बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने पर एएसपी मौके पर पहुंचे। छापेमारी के दौरान कड़ाधाम कोतवाली पुलिस ने सिंटू नाम के एक युवक को हिरासत में ले लिया है। इसी दौरान हिरासत में लिए गए युवक की मां फूल कली गई कई महिलाओं और लड़कों के साथ मिलकर पुलिस टीम पर ईंट पत्थर और लाठी डंडे से हमला बोल दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के सऊदी की खुलेआम आलोचना के बाद अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू हो गई है। एक पाकिस्तानी अखबार के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी चीफ इस सप्ताह सऊदी के दौरे पर जाएंगे। कहा जा रहा है कि कश्मीर को लेकर के उठे कूटनीतिक विवाद को शांत करने के लिए आर्मी चीफ का ये दौरा हो रहा है। हालांकि जब से पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर मुद्दे पर सऊदी अरब की निष्क्रियता की आलोचना की है, तब से सऊदी अरब नाराज हो गया है और सऊदी अरब ने पाकिस्तान से कर्ज लौटाने के लिए कहा है। चलिए एएनबी सुपरफास्ट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।